हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटक स्टडी। इस लेक्चर में हम ग्रुप डी के मैथमेटिक्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। 18/9/2018 को ये पेपर हुआ था। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को देखेंगे। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर आप एंटक स्टडी चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो सीक्वेंस से आपको अगर चाहिए और नोटिफिकेशन टाइम से आपको अगर मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंटक स्टडी को सिंपली सब्सक्राइब करना है। आप सर्च करेंगे, सबसे पहला चैनल मेरा ही आएगा। उसमें एक प्लेलिस्ट है ग्रुप डी मैथ करके, उस प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस से मिलेंगे। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई क्वेरी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कैसे पढ़ाई करें, क्या टारगेट रखें, सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप इस लेक्चर का अपडेट और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एंटक स्टडी के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे, क्या बेस्ट अप्रोच आपका क्या रहेगा। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यानी इससे कहने का मतलब कि समचतुर्भुज जो है, इसकी एक भुजा जो है और उसका एक विकर्ण कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। समचतुर्भुज जो होता है उसकी सारी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। ठीक है, ये सारी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, और विकर्ण, एक विकर्ण मान लेते हैं अगर D1 है, दूसरा D2 है, तो ये जो कट करेगा मिड पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि ये D1/2 होगा और ये D1/2 होगा। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको इससे सीखने को मिल जाएगी। अब देखिए, इसमें कह रहा हो, अगर इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, यानी कि इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो विकर्ण है उसकी वैल्यू वो बोल रहा है, जो विकर्ण है उसकी वैल्यू 6 बोल रहा है। तो किसी एक का हम 6 मान लें अगर, ठीक है, तो ये मान लो 6 है। ठीक है, तो यहां से दो चीज और हम आपको बताते हैं। जैसे अगर कोई भुजा है, ठीक है, और दूसरा विकर्ण हम फाइंड आउट करेंगे, एक विकर्ण हमें दिया है, तो इसमें अगर हम यहाँ ये D1/2 है, सिमिलर इसको देख लें तो ये D2/2 होगा, आधा होगा, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये भुजा कितना है, 6 है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, D1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस D2/2 का स्क्वायर, और D2 आपको दिया गया है कितना, 6 दिया गया है आपको, तो आधा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे D1/2 इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे तो 6 माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे निकल जाएगा 3 + 9 इक्वल टू 27। तो आपके पास किसकी वैल्यू आई है, T1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 27 आया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप D1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 × 2 ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर D1 की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 3√3, 3 तरीका तो 27 × 2, यानी कि यहाँ से आपको 6√3 मिल जाएगा D1 की वैल्यू। ठीक है, D1 की वैल्यू आपको 6√3 मिल गया। अब देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जो समचतुर्भुज होता है उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हाफ D1 × D2, यानी कि 1/2
D1 की वैल्यू कितनी है आपकी 6√3 और D2 की वैल्यू आपकी 6 है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2×6 = 18, 18√3 यही आपका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आपको समचतुर्भुज के बारे में सीखने को मिला कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और जिस पॉइंट पे काटते हैं वो पॉइंट जो है इन दोनों विकर्णों को समान रूप में विभाजित करता है। तो इतने पॉइंट अगर आप याद रखेंगे और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ D1 × D2। D1 क्या है, D1 D2 इसके समचतुर्भुज के विकर्ण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वैल्यू पूछा गया था, इनको ऐड करके 20 में से माइनस करना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आप इसको उनको ऊपर नीचे लिख के इजीली ऐड कर लेना है, तो आपको गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें से इसको घटा लें, पहले कितना आएगा, 424 आएगा। ठीक है, 0.00 लगा लें। अब देखिए इसके नीचे आप रखिए इसको 44.40। ठीक है, इसको आप रख लो 4.04, इसको रख लो 4.44। ठीक है, और लास्ट में 4 4.00। अब इसको इजीली आप आराम से ऐड कर लो। यहाँ आपका 4 4 8 आ गया और यहाँ आपका 4 4 8 आ गया। दशमलव के बाद 88 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो 2 में है तो और आप कर लेंगे इसको, पॉइंट आ गया 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20। ठीक है, तो आपका वैसे यही आंसर हो गया, लेकिन और आगे देख लीजिए। अब 4 2 6 4 2 6 2 8 480.88 यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कभी भी आप करिए तो ऑप्शन को भी गौर से देख लीजिए। यहाँ मैंने डेसिमल के बाद ऐड किया 0.88 आ रहा था। अगर ऑप्शन में कोई एक संख्या ही ऐसी होती 0.88 वाली तो हम सीधे उसी को मार्क करते थे, लेकिन यहाँ 0.88 डेसिमल के बाद 2 ऑप्शंस में है, इसमें और इसमें, इसलिए हम आगे तक प्रोसेस किए और ये इसको फाइनल आंसर हमारा बी मिल गया। तो इस तरह से सोचने पर आपका क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम सेविंग होगा, और टाइम सेविंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सिलेक्शन। सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी या शेष समीकरण पर्याप्त है। ठीक है, तो एक प्रश्न बोल रहा है कि x का मान क्या है। आपके पास 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण क्या है, x² - 18x + 81 = 0। दूसरा दिया गया है p + q + r = 0। तो सीधी सी बात, क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लेंथी सा लग रहा है, लेकिन क्या होगा, आपको x का मान निकालना होगा तो आप समीकरण 1 से ही निकाल लेंगे। इसमें तो x है ही नहीं, p q r है, तो जो आपका समीकरण सेकंड है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, केवल एक पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डरावने होते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर जो है तिमाही दे। ठीक है, तो तिमाही के कंडीशन में हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम देखिए तिमाही होता है, ध्यान से देखिए, तिमाही होता 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 12 महीने यानी कि 1 साल, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो 4 गुना हो जाएगा। टाइम पीरियड हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास यहाँ पे 6 मंथ है, 4 गुना करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 24 मंथ, यानी कि 2 ईयर हो जाएगा। टाइम हमारे पास 2 ईयर हो गया। सिमिलर रेट की बात कर लें तो रेट हमारे पास कितना है, 12%। तो जितना हमारा टाइम बढ़ता है उतना हमारा रेट घट जाता है। तो 4 × 12,
3% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे हमारे इन 2 साल के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की धनराशि कोई है तो वो उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई की वैल्यू पूछ रहा है, सीआई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सीआई को हम सीधे रेट से भी निकालते हैं, 3% है, 2 साल का सीआई क्या हो जाएगा, सीधे सीधे निकाल सकते हैं। जैसे आप फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। कोई दो संख्याएं रहती हैं उनको बढ़ा के इफेक्टिव संख्या में निकालना होता है, कोई परसेंट बढ़ रहा हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ए और बी दो वैल्यू होती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, केवल 3% है, तो इसको इससे हम निकाल सकते हैं 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या होगा, पूरे 2 साल का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल क्या है हम सीधे प्रिंसिपल पे उसके फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 3 9 0.09 ये हो जाएगा। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल 6.09% आ गया पूरे 2 साल में। इतना आपको ब्याज देना, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है टोटल। तो सीआई क्या, इंटरेस्ट जो हमारा सीआई निकलेगा वो प्रिंसिपल पे निकलेगा। तो 5,000 चूंकि 50,000 है इंटू 6.09%, ठीक है। तो ये हम निकाल देंगे यहाँ पे। तो परसेंट 1/0 करेंगे और यहाँ 0.2 स्थान पे है, ये 0 0 कट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास आ गया 5 इंटू 6.09, 500, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन कर लो आप, 500 है इंटू 6.09। तो यहाँ 2 डेसिमल से हटाएंगे तो ये बचेगी वैल्यू आपके पास 5 इंटू 609, ठीक है। तो इसको आप गुणा कर लो, 6 × 45 के 5 4 5 0 0 और 4 आ जाएगा 6 × 30 30 और 45। तो आपका क्या ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन को बनाना है, अच्छी तरीके से समझना है। CISI क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्पेशली जो आपके एग्जाम में आते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया आपका वार्षिक दर से निकालना है, ठीक है, 6 महीने के लिए दे दिया गया और ब्याज दर तिमाही दे दिया, तो इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से याद रखें कि आपका तिमाही क्या है और ईयरली क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात आप याद रख लीजिए, आरोही क्रम किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम बढ़ता क्रम। आरोही मतलब होता बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। तो अब यहाँ पे देखें सबसे छोटी संख्या क्या है, 0.8, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी संख्या है, सॉरी सबसे छोटी संख्या 0.658 है, 0.658, फिर 0.8, फिर इसके बाद 5.74, फिर 6.03, फिर 7.2। तो बीच की संख्या पूछ रहा है, तो बीचों बीच संख्या कौन सी है, ये वाली है हमारी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे सिंपल वैल्यू रख के देना है। तो साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश मतलब √3/2 का होल स्क्वायर प्लस काट 45 अंश यानी ये 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 अंश मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा आपका। अब आगे आप देखेंगे ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो 6/4 प्लस 5 5 20 और 6 26/4। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 13/2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला
देखिए क्वेश्चन आपको थोड़े अलग टाइप मिलेंगे, लेकिन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इनको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। जैसे लता घर पर 20 किलो पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत कितनी है? 40 रुपए है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है? ठीक है, तो देखिए वो जो पनीर बनाती है डेली 20 किलो पनीर बनाती है। ठीक है, 1 लीटर पनीर से, देखो सॉरी, जो 1 लीटर दूध है उससे कितना 200 ग्राम 200 ग्राम पनीर बनाती है। ठीक है, अब देखिए 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर, उस वो बनाएगी कितना? 20 किलोग्राम बनाएगी। तो अगर यहाँ पे हम 100 लीटर लेती है, 100 लीटर दूध लेगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना होगा? तो ये जो है 20,000, 4 जीरो आएगा, 20,000 ग्राम पनीर बनाएगी। तो अब ग्राम में है तो 1,000 से भाग देंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, यानी कि 20 kg पनीर बना पाएगी। यानी कि उसे जो है कितना 100 लीटर दूध लेना पड़ेगा, तो तब वो क्या है 20 किलोग्राम पनीर बना पाएगी। तो 1 लीटर का कितना कॉस्ट है? 40 रुपए है। तो 100 लीटर का कितना हो जाएगा? 40 गुणे 100, यानी कि 4,000 रुपये। 4,000 रुपये वो दूध 4,000 रुपये खरीदेगी तो वो 20 किलोग्राम पनीर बना पाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4,000 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल जनरल करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अब देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आए, कोई 0.98 का क्यूब दे दिया, 0.02 का क्यूब दे दिया, तो ये जो है आप इन्हें अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपका टाइम यहाँ पे कंज्यूम होगा। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे। कभी भी जो बड़ी संख्या का या बहुत छोटी संख्या का क्यूब वगैरह करता है तो वो एग्जामिनर जो है आपके मेंटलिटी को चेक करता है, आपके मतलब स्मार्टनेस को चेक करता है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे या फिर सोचिए कुछ। तो जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं अगर आप उन्हें देखेंगे किसी ना किसी फार्मूले पे बेस होते हैं, तो उस फार्मूले को आपको पकड़ना है। ठीक है, अभी इसी को देखो 0.98, 0.02, 3 और यहाँ 0.98 मिल गया, यहाँ पे क्या है 0.02 मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये एक फार्मूला आपको नजर आएगा, कौन सा फार्मूला मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इसको आपको पिछले वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि अगर एक फार्मूला बताया था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 है तो उस कंडीशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इनकी वैल्यू होती है 3xyz, ये होती है। ठीक है, ये मैंने फार्मूला आपको पिछले वाले भी बताया था, पिछले वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे आप देखिए इसको आप 0.98 का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.02 का होल क्यूब, और ये जो 1 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इधर अगर ले आके सेट करें फार्मूले में तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस -1 की पावर 3, इसमें कुछ कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी वैल्यू -1 ही होगी। अब देखिए प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02, ठीक है, ये आपका है। ठीक है, अब यहां से अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू आपको अगर x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, ठीक है, तो ये देखिए आप इनको अगर आप टैली करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से करके अगर आप देख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है 0.98 है, y की वैल्यू 0.02 है और z की वैल्यू -1 है। ये दोनों जुड़ के एक बना देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं उस रूप में।
ठीक है। तो अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है ऐड करने पे 0 आ रही है तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, उसके स्थान पे हम ये लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके स्थान पे आप 3xyz लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 0.98 और इंटू 0.02 और इंटू -1 और प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02। देखिए ये संख्या और ये संख्या सिमिलर है, 1 से मल्टीपल है तो इसमें माइनस आ जाएगा, -3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 और प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02। तो ये दोनों आपस में पूरे कट जाएंगे, कटाने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यही आपका ऑप्शन भी सही होगा। देखिए आपको समझाना था इसलिए इतना लेंदी लगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो सीधे अपने मन में करके 0 मार्क कर सकते हैं। आपको पता चलना चाहिए कि इस फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन है ये जैसे ही पता चलेगा आप तुरंत ही मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी? ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करने के लिए, चूंकि रेलगाड़ी एक ही है उसका चाल हमेशा बराबर होगा, तो जब कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है लंबे प्लेटफॉर्म को, तो सपोज मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई L है और वो ट्रेन की लंबाई L है और 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, टोटल लंबाई हमारा पास ये आ गया। अगर हम उसको टाइम से भाग देते हैं, चूंकि 13.5 सेकंड में पार कर रही है, टाइम से भाग देते हैं तो हमारे क्या आ गया, चाल आ गया। ठीक है, और सिमिलर ट्रेन की लंबाई L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 205 है, इसको वो क्रॉस कर रहा है कितने में, 18.25 सेकेंड में। तो ये भी क्या है, चाल है रेलगाड़ी की, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या है, दूरी है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड कर लिया, दूरी आ गया, नीचे समय से भाग दे दिया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये भी चाल है, ये भी चाल है। ठीक है, दोनों चाल है हमारे पास, तो ट्रेन की चाल तो बराबर होगी, अलग अलग तो होगी नहीं, इसलिए इसको हम इक्वल कर सकते हैं। अब यहां से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन वाला पॉइंट है, आपको तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन है, आपको इसको करना पड़ेगा। एल अपान 110 डिवाइड बाई डेसिमल दोनों तरफ कट करेंगे, 1350 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा एल प्लस 205 डिवाइड बाई 1825 आएगा। ठीक है, इसको 5 से कट करो, 5 दूनी 10 और 3 बचा 35, 5 7 35। ठीक है, 5 3 15, 3 बचा 32, 5 36, 50 25। ठीक है, अभी 5 से और कर सकते हैं, 50 25, 5 24 और 5 7 35, 5 3 15, 7 3 10, 5 6 9। अब ये नहीं कटेगा आगे फर्दर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, L में मल्टीप्लाई होगा 73L, तिरछा गुणा कर देंगे, इसको ऐसे इसको ऐसे। ठीक है, और प्लस 110 इंटू 73 इजकल टू, इसको करेंगे 54L और प्लस 205 इंटू 54। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए हैं इधर आकर के, तो 13 में से 4 घटेगा 9 आ जाएगा, और 6 में से 5 गया 1, 19L इजकल टू क्या हो जाएगा, 205 इंटू 54 माइनस 110 इंटू 73।
ये आपका आंसर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास एक संख्या आएगी। देखिए, मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 160 आ जाएगा मीटर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, कोई शॉर्टकट इसका नहीं बनेगा, आपको हल ही करना पड़ेगा इसको। 160 मीटर आ गया। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो L इजकल टू यहाँ 160 रख देंगे। 160 प्लस 110 डिवाइड बाई 13.5, तो ये ऐड करेंगे इसको तो आ जाएगा 7 टू 270। ठीक है, 270 अपॉन 13.5। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब भाग देंगे हम, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 135, 2 बार जाएगा ये। ठीक है, डेसिमल ऊपर आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। चाल मतलब आ गया इसका, यहाँ पे आप देखो, चाल बराबर 20 मीटर पर सेकंड, जबकि ऑप्शन हमारे किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में है। तो चाल बराबर हम क्या करेंगे, 20 इंटू मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो ये चाल आपका क्या आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आता है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपने आप को फास्ट रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। सिमिलर इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अगर आपको जो है वृद्धि की जाती है तो प्लस यूज करते हैं, और अगर कमी होती है तो माइनस यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8% की वृद्धि हुई है, प्लस 12% की वृद्धि, प्लस 8 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 20 प्लस 8 इंटू 12 अपॉन 100। ठीक है, 12 8 96 होता है, पता है आप, 96 डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा 20 प्लस 0.96, तो आ जाएगा 20.96% जो है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इन सब क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मूले बेस आते रहते हैं। एक कुंड में 2 पाइप ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, 4 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक फंडा, आपको इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, 48 12 चौक 48, 6 8 48 और 8 6 48, ये इनका क्या होता है, वन डे वर्क। ये जो आता है इनका इफिशियंसी होता है, यानी कि दक्षता क्षमता, और ये होता है इनका टोटल वर्क। ठीक है, यानी कि
अगर यहाँ टोटल वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, एक कुंड है यानी कि जलाशय है, पॉन्ड है, तो इसकी कैपेसिटी हो गई इतनी लीटर, ठीक है, 48 लीटर इसमें भरा जा सकता है। अब तीनों कह रहा है एक साथ खोलना है, तो ए और बी तो भरेंगे, लेकिन सी क्या करेगा, खाली करेगा। इसलिए अगर हमारी एफिशिएंसी क्या है, ए की है 12, ठीक है, और बी की कितनी है 8, और सी की कितनी है 6, तो ए 6 जो है खाली कर देगा। यानी कि ए जो है 12 लीटर पानी भरेगा, और ए 12 लीटर पानी भरेगा, बी 8 लीटर पानी भरेगा, और सी जो है 6 लीटर खाली खाली कर देगा। तो अगर ये प्रक्रिया एक साथ होती है तो 12 8 20 लीटर में से 6 लीटर ये खाली कर देगा, तो कितना बचेगा 12 लीटर, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो अब हमें भरना कितना है 48 लीटर, तो 48 एक घंटे में 12 लीटर भरें, 48 के लिए 48 डिवाइड बाई 12, 12 चौक 48। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, उसको आप देखें जरा, इसको इरेज करता हूं मैं, एक मिनट। यहाँ पे जो 12 है, ये 12 ना होकर के यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है ना। जब डिवाइड करेंगे हम, इसको घटाएंगे तो 14 आएगा, डिवाइड बाई 14 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जब हम कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो ये 24 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्या किया मैंने, एलसीएम लेकर के इफिशियंसी निकाला, और इनका इफिशियंसी जो भर रहा था उनको ऐड किया, और खाली करने वाले को घटा दिया, तो इनका 1 घंटे का वर्क आ गया 14, और टोटल वर्क को हम इनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास घंटे आ जाएंगे, कितने घंटे में वो पूरा जलाशय भर जाएगा, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने के लिए आपको देखिए, एक अपरिमेय संख्या किसका आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उसी की वैल्यू क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि पूर्ण वर्ग की कंडीशन क्या है, जैसे 25 का आपका वर्गमूल निकालना है तो इसका 5 आ गया, 5 अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन वहीं आपको 26 बोल दिया जाए निकालो इसका वर्गमूल, तो 26 जो है इसका डेसिमल में नंबर आएगा या रूट में आएगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे हम करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज सीखना होगा, जिसके लास्ट में 5 हो उसका वर्गमूल कैसे करते हैं, वर्ग कैसे करते हैं। 25 है, ये रूल आप सीख लेंगे तो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज आपको मेहनत करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं, यानी कि लास्ट संख्या जो है इसका स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग अंक बचता है 2, तो 2 और इनटू में 2 से बड़ी संख्या 1, यानी कि 2 + 1, एक ऐड कर दो, तो 2 × 3 = 6। यहाँ पे आप 6 लगा देंगे तो यही इसका क्या होगा, 25 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको, 15 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 आप लास्ट में लिख दें, और एक से बड़ी एक संख्या क्या होगा, 2 होगा, 1 × 2 = 2, तो 225 क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आप समझ गए हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको चेक करना है तो लास्ट में देखिए 25 है तो इसका 5 आ जाएगा, यहाँ से अब इधर से हम इधर चलेंगे, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है आपको, इसका वर्गमूल निकालना है, तो 25 का 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इधर वाली संख्या क्या है, 90 है, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर वाली संख्या क्या है, 90 है, तो क्या ये 90 क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 9 × 10 हो रहा है, ठीक है। 9 × 90, और दोनों एक दूसरे के बाद एक, इनका डिफरेंस 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 995, तो इसका स्क्वायर है, तो इसका हम वर्गमूल अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास 95 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट वर्ग है। इसी तरह से हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। लास्ट में 5 आ जाएगा, और 30 क्या है, 6 × 5 = 30, मतलब ऐसे है,
5 36, तो यही हमारा जो 5 रहता है यहाँ पे लगता है, तो ये 55 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसको अब हम चेक करेंगे, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 110 है, 11 दहमा 110 होता है, तो 105 का हो गया ये परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ 25 है तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 60 है, देखो 10 छक 60 होगा। तो कोई संख्या फाइंड आउट नहीं की जा रही थी, यानी कि इसका किसी और का ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमारा जो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट के अंदर कुछ वैल्यू आएगी, इसकी रूट के अंदर फैक्टर करेंगे तो रूट के अंदर कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये रूल्स आप समझ लेंगे, कई चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, एक संख्या है 987x54, ये डिविजिबल बाई 6, कंप्लीट 6 से कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब पूर्णतः विभाजित है, भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसमें क्या है, 6 का रूल्स आप पढ़े होंगे, जो संख्या 2 से और 3 से 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। और 3 से विभाजित होने के रूल क्या है, 3 से विभाजित होने के रूल क्या है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, यानी कि अगर 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि सभी अंकों का जो योग है अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर हम 3 का रूल इसमें चेक कर लेते हैं तो 3 से विभाजित कर देते हैं तो 6 से विभाजित होगा। 2 से तो लास्ट में 4 है तो पूरा विभाजित होगा ही, सम संख्या है। अब देखिए 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4, इसको आप ऐड करिए, 9 8 17 और 7 24, 24 4 28 और 5 33, 33 + x, ये 3 से कब विभाजित होगा, 34 रहेगा तो नहीं विभाजित होगा, 35 होगा तो नहीं विभाजित होगा, 36 होगा तो 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 36 हो तो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि x के स्थान पे यहाँ पे अगर आप 3 रख दें तो ये पूरी संख्या जो बन के आएगी वो पूर्णतया 3 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के रूल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 के डिवाइड होने का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे 15 16 तक आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। देखिए इधर आपको स्टेट दिया है और इधर एरिया दिया है। ठीक है, तो 3 राज्यों के चाय की खेती का कुल क्षेत्रफल, मतलब इधर क्षेत्र दे दिया है। ठीक है, और इस साइड हमारा क्या है, स्टेट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए तमिलनाडु और इनका, वेस्ट बंगाल में 22% क्षेत्र है और तमिलनाडु में कितना है, 16%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6%, 6% अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे चार्ट को देख के आप घबराए ना, क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे इसमें 2-3 चीज आप सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। आप एक बार सवाल पढ़िए, यदि समीकरण x² - x - 1 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा बाई बीटा तथा बीटा बाई अल्फा होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जैसे कोई समीकरण है ax² + bx + c = 0
के मूल, अगर आपको के मूल दे दिया गया अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, पहला कंडीशन आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इजकल टू क्या होता है, सी बाई ए। यानी कि जो उसके मूल होते हैं उस समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं, और उनका अगर योगफल देखा जाए तो माइनस बी बाई ए है मूलों का, और गुणनफल सी बाई ए होता है। ठीक है, समझ गए पहला कंडीशन। दूसरा फॉर्मूला इसका जो नोट डाउन करने लायक है, यदि समीकरण, ध्यान से नोट करना इसको, यदि समीकरण के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो समीकरण आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो समीकरण पूछ लेता है। तो समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा, ठीक है, इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप करेक्शन कर लो, यहाँ पे एक चीज आप करेक्शन कर लो, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल रहेगा, ठीक है, इनटू अल्फा बीटा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए। अगर आपके इस समीकरण दिया है उसके मूल अल्फा बीटा दिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए है, जो कि ए बी सी जो है यहाँ से कंपेरिजन करके आएंगे। ठीक है, और यदि समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो समीकरण आपसे पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो इन दोनों का यूजेज है अच्छी अच्छी जगह। तो इस कंडीशन में देखिए, इसके मूल अल्फा बीटा है तो समीकरण कौन सा होगा जिसके जितने अल्फा बीटा मूल होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ से अल्फा है तो आप इसका तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से अगर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगा -1 और सी की वैल्यू -1। ठीक है, ये मिल गया। अगर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस -1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो सी बाई ए -1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो दो चीज़ आपको पता चल गया, अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब आपका दूसरा समीकरण बनाना है ये वाला, तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगी ये वाला समीकरण। देखिए यहाँ से आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब आपको मूल दे दिया गया है कि अल्फा बाई बीटा है और बीटा बाई अल्फा है, तो आपको बताना समीकरण क्या होगा। तो समीकरण में आपको अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी और अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो आपके मूल कौन कौन से हैं, अल्फा बाई बीटा जिसे समीकरण बनाना है और बीटा बाई अल्फा। ठीक है, ये है। तो अल्फा एक आपका मूल ये है, दूसरा मूल ये है, तो इन दोनों को ऐड करके ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां से आप देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा। यहाँ पे देखिए वैल्यू रखेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 अल्फा बीटा है यहाँ पे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा डिवाइड बाई -1, तो उसकी वैल्यू क्या आ गया -3। किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 आ गया। ठीक है, अब यहीं से आप क्या निकालेंगे, दूसरा मल्टीपल निकाल लेंगे इनका, बीटा बाई अल्फा, चूंकि इस स्थान पे आपको रखना है। ठीक है, मल्टीपल जब निकालेंगे कट के इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योगफल, तो दोनों मूलों का योगफल हमने फाइंड आउट किया, कितना आया -3 आया। ठीक है,
और इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा है, मतलब मल्टीपल दोनों का मल्टीपल कितना है, 1 है, इजकल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा जब उसके मूल क्या हो, अल्फा बाई बीटा हो और बीटा बाई अल्फा हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22, इसमें से इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो सिंप्लीफाई करिए आप। यहाँ पे हम अंदर से चलेंगे बार कोष्टक से, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बार हटाएंगे तो 25 माइनस 30 माइनस 5 आएगा, तो 22 माइनस 23 माइनस मझला ब्रैकेट 24 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 27 माइनस, देखो यहाँ से हम 25 में से 30 घटाएंगे तो -5 आएगा, बाहर निकलेगा इसके साथ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये 22 23 माइनस 24, इनको ऐड करेंगे 27 5 32। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे, 22 23 माइनस, देखिए इनमें से इसको घटाएंगे 32 में से 6 2 8, -8 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखेंगे 22 माइनस 23 और प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 माइनस 23 और 8 कितना होगा, 31। ठीक है, अब 22 और 8 9 -9। ठीक है, इसको घटाएंगे तो -9 आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब अनुपात ज्ञात करना है 75 को 1 रेशियो से सरलतम रूप क्या है, तो 75 रेशियो 125, तो इसको 25 से काटेंगे, 25 25 3 75 और 25 पंचे 125, 3:5। अगला क्वेश्चन, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इकाई का अंक हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम अंश में रख देंगे। ठीक है, जैसे 95 को आप 4 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 से, 4 दूनी 8, 1 15, 4 3 12। ठीक है, तो 3 बचा लास्ट में, तो ये 7 की पावर 3 आ जाएगा। इनकी साइक्लिसिटी होती है, मैंने इस पर लेक्चर अपलोड किया है यूपी टेट परीक्षा के लिए, वहां से आप देख पाएंगे तो अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसको भी 4 से डिवाइड करके शेषफल लिखेंगे, 4 एकम 4 और 14, 4 3 12, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका होता है कितना, 7 49, 49 इंटू 7 माइनस 33 का 9। ठीक है, 7 9 63, 3 हाथ 6, 7 4 28, 28 कितना आया था, 6 आया था ना। ठीक है, 343 माइनस 9। अब यहाँ से 13 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ इकाई अंक पे हम देख फोकस रखेंगे, ये 3 है, ये 9 है, नहीं घटेगा तो यहाँ एक उधार लेंगे, 13 आएगा, 13 में से 9 गया 4, तो आपका जो इकाई का अंक आएगा, इकाई अंक, यही आपका इकाई का अंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4। देखिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्य मान 9 है और 3 बड़ी संख्याओं का माध्य मान 11 है। डेटा या समुच्चय का प्रास या रेंज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लेट सपोज ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं। ठीक है, 3 संख्याओं का माध्य यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की 9 है, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 आ जाएगा। और दूसरा लास्ट के 3 का बोल रहा है, यानी कि b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डिवाइड बाई 3, इसका जो माध्य है 11 है। ठीक है, तो b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू जो आएगी 33 आएगी। ठीक है, अब देखिए अभी पूछा है डेटा,
डेटा समुच्चय का रेंज क्या है, यानी कि प्रास, रेंज यानी कि प्रास की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा रेंज क्या, प्रास से क्या होता है, बड़ी डेटा वैल्यू, ठीक है, माइनस छोटी डेटा। या इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी माइनस मिनिमम, तो इसी को हम कहते हैं रेंज। फार्मूला आप याद कर लेना इसको, इसी को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी क्या है ए और सबसे बड़ी क्या है डी, तो हम डिफरेंस निकालने के लिए क्या है घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस डी इजकल टू, माइनस करेंगे दोनों कट जाएंगे, बी सी ए माइनस डी इजकल टू आ जाएगा 27 3 3 6 आ जाएगा, -6। तो d माइनस ए इजकल टू 6, यही हमें बताना भी था। रेंज क्या है हमारा, सबसे बड़ी वैल्यू d है, सबसे छोटी वैल्यू a है, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही, इन दोनों के अंतर को ही हम रेंज कहते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया चार्ट भारत में मोबाइल फोन के वितरण के लिए मोबाइल के उत्पादन के बारे में दर्शाता है। कुछ उत्पादित यूनिट्स 12,40,000 है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा कंपनी DEF द्वारा मोबाइल फोन की कितनी यूनिट्स उत्पादित की गई हैं। ठीक है, अब देखो DEF द्वारा कितना है 5%, ये टोटल कितना है 100%। 100% की वैल्यू कितना रखा है 12,40,000। ठीक है, ये 100% की वैल्यू है, 5% है DEF द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है मोबाइल फोन का, तो 12,40,000 12,40,000 का 5% ये तो कर रहा हो उत्पादन, तो 5% हो जाएगा आपका, 2 जीरो तो रहेगा ही, 00, 5 चौक 20, 2, 5 10 2 12, 5 1 5 1 6, 62,000 रुपीज आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 2s है, तो इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू क्या है ये बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो इसका हो जाएगा s² प्लस a² माइनस 2as प्लस s² प्लस b² माइनस 2bs। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तीसरा वाला पार्ट इसको, तो क्या हो जाएगा s² प्लस c² माइनस 2cs प्लस में s² है। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे आप, तो s² एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये इसको ऐड कर लेंगे, 4s² आ गया, और a² b² c² को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, प्लस a² प्लस b² प्लस c²। अब देखिए 2as 2bs और 2cs, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -2a अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4s² प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2a इंटू, देखिए a b c की वैल्यू क्या दे रखा है 2s, तो इंटू 2s कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी 2s कॉमन है। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा 4s² प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 4s², ये दोनों घट के कट जाएंगे, बचेगा आपके पास क्या a² प्लस b² प्लस c² बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। अगला क्वेश्चन है, सलोनी 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है, तो समय पूछा गया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो आपको निकालना, दूरी कितना दिया है आपको 45, 450 मीटर, देखिए इसमें सेकंड में दिया गया है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर है,
तो इसको बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट, 2 से 6 बार चला जाएगा ये, तो बचेगा ऊपर क्या 45 और 6 डिवाइड बाई 5, 5 9 45, 9 6, तो आगे कट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आएगा 2 बार करें, 2 9 18 आएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 9 इंटू 9, 9 9 81, 81 सेकंड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा में कुल औसत इतना है 14.28, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए 9 लड़के हैं, ठीक है, कुछ लड़कियां हैं, लड़कियां मान लो x है। ठीक है, तो एक कक्षा में लड़कों का जो औसत अंक है 13 है, यानी कि 9 इंटू 13 कर दो आप। ठीक है, प्लस जो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत है 15 है, तो x इंटू 15 इक्वल टू क्या होगा, टोटल कितनी संख्या हो जाएगी हमारे पास 9 प्लस x, यही होगा। ठीक है, और इंटू कुल टोटल औसत कितना है 14.28। सिंपली आप एक इक्वेशन बना लिए, इन दोनों का मल्टीपल सिमिलर टोटल दोनों का मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 9 इंटू 14.28 प्लस 14.28 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 15x माइनस 14.28x इक्वल टू 9 इंटू 14.28 माइनस 9 इंटू 13। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, पंद्रह में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.72x बचेगा इक्वल टू, यहाँ अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 14.28 माइनस 13। ठीक है, तो 9 इंटू 1.28 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0.72x। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 1.28 और डिवाइड बाई 0.72, डेसिमल दोनों कट कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 इंटू 128/72, 9 8 72 और 8 करने 8, 8 करने 8 और 4 48, 8 6 48, 16 है जो x की वैल्यू यानी कि लेडीज की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, और जो लड़का था उसकी वैल्यू कितनी थी, तो टोटल क्या बताना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या पर लड़कों का संख्या, लड़कों की संख्या 9 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 16, 16 और 9 25, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना औसत का। यदि रुपये 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात ये सब है 1/2, 2/3, 3 है, 4 है। ठीक है, 4 भागों में आपको इनको विभाजित किया गया है, इनके अनुपात दे दिए गए हैं, तो पहले भाग की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3 रेशियो 4, इसको रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 6 3 18, 6 4 24,
ये आ गया। ठीक है, अब देखो 4 भागों में विभाजित किया गया। अगर हम इनको ऐड करें 6 + 4 + 18 + 24, 4 भाग यही हैं, 6 4 10 और 18 28, 28 और 24, इनको ऐड कर लो अगर आप 18 + 24, तो आपके पास कितना आ जाएगा 28 + 24। ठीक है, 8 4 12, 2 2 4 1 5, 52 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 52 की वैल्यू जो दे रखा है आपको 52। ठीक है, 52 की वैल्यू 686, कहीं मिस्टेक हो रहा, कर नहीं रहा है। 52 686 को पूरा डिवाइड नहीं होगा, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा आपको, यानी कि आंसर में भी 3 की कमी रहेगा। यहाँ 7 आएगा, 18 7 25 होगा, 25 और 24 कितना होगा 49, 24 कितना होगा 49। अब देखो 49 हमारे अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग आ रही है, उसकी वैल्यू 686 दिया है। ठीक है, तो इसको आप कट करेंगे, 7 7 49 और 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार जाएगा और 5 56, 7 8 56, और फिर 7 से कट करेंगे इसको, 7 1 7, 7 4 28, 14 आ जाएगा। यानी कि 1 की वैल्यू आपको 14 मिल गई। तो यहाँ से पूछा क्या है, पहला भाग की वैल्यू पूछा है। पहला भाग कितना है हमारा 3 है, तो 3 की वैल्यू 42, 42, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या कंसेप्ट था, रेशियो को आपने कन्वर्ट किया, रेशियो को समेशन निकाला, हमारे अकॉर्डिंग टोटल समेशन कितना है 49, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 686, उसकी वैल्यू बराबर होगी, एक की वैल्यू हमने निकाल लिया और पहला पूछा है इसलिए 3 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि इसे 31.05 में बेचे तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा या हानि प्रतिशत कितना होगा, वो आपको बताना है। देखिए, अगर 5% का लॉस है तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू 20 25 1/20, यानी कि अगर सीपी जो है 20 है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि उसे लॉस हो रहा है तो 20 में 1 का लॉस यानी कि 19 होगा। ठीक है, अब हमें जो है 25 रुपये 65 पैसे 25.65 बेचने पे दे रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू 19 की वैल्यू, वो दिया है 25.65। ठीक है, 19 की वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है, जब 19 की वैल्यू कितनी है 25.65, तो एक की वैल्यू क्या होगा 25.65 डिवाइड बाई 19। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगा 25.65 डिवाइड बाई 19 इंटू 20। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीपी निकल के आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर सीपी निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमें सीपी निकल के आएगा। ठीक है, और सीपी की वैल्यू क्या होगा, अगर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 27। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना इसको आप। अब आपके पास सीपी आ गया 27 और आप बेच रहे हैं कितने पे 31.05 पे, ये आप बेच रहे हैं इतने पे, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 3 1 4 4.05, इतना आपको प्रॉफिट मिल रहा कि इस पे सीपी पे 27 इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 405 को, तो आप इंटू 100 करेंगे 405 डिवाइड बाई 27, तो 27 15 बार जाएगा, 27 से करने 27, 13 135 और 27 5 5 7 35 5 में 10, हाँ 13, तो कुल मिला के आ जाएगा ये 15। काटने डिवाइड करके देखना आप, 27 से करने 37, 13 135, 27 पंचे
135, तो 15% का आपको लाभ होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है, और 6 साल बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। ठीक है। पी की जो वर्तमान आयु है अभी 15 वर्ष है, और क्यू की जो है 6 साल बाद की बोल रहा है, 6 साल बाद की उसकी आयु जो है 26 वर्ष है। तो प्रेजेंट टाइम निकालने के लिए 6 साल पहले आएंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट में इनका 15 और 20 ईयर है। तो पी रेशियो क्यू पूछा है, यानी कि 15:20, 5×3=15 और 5×4=20, 3:4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, सिंप्लीफिकेशन है। इस क्वेश्चन को करके आप आंसर कमेंट करना, वहां पे मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कार 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है। 2 सही 3/4 44 किलोमीटर जा रही है। ठीक है। इसको फ्रैक्शन को 4 दूनी 8, 8 3 11/4 किलोमीटर जाएगी 44 किलोमीटर, 1/4 होगा, 11 चौक 44, 4, 1 किलोमीटर 4 चौक 16, 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 16 किलोमीटर तय करेगी। ठीक है। तो इसको सिंपल ऐसे यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, इसको अच्छे से स्टडी करें, और आपको इसमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। आप थ्योरी पोर्शन रिवीजन करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नए नए रूल्स सीखें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखें। ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।